ठीक है, ये हम कवर कर चुके हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो अब जो है ये सारी दो चीजें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस कर ली। एक प्लानिंग है, सेकंड ग्लोबलाइजेशन है। अब थर्ड जो है इसके अंदर इंक्रीज कंपटीशन एंड प्राइस प्रेशर। ये जो है ना, अभी पिछली दफा पहले हाफ के अंदर हम बात कर रहे थे कि प्राइस कभी कभी कंपटीटर आपका ऐसा कर देता है कि आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना उसको मैच करने के लिए। तो एट टाइम्स जो है आपको कभी कभी लॉस भी करना पड़ता है वो कर। और प्रोडक्ट फीचर अगर वो आपसे बेहतर ले आए, जो हमने पहले मॉडल की बात की थी, 3C वाला मॉडल है कि आपका दोनों का, आपका और आपके कंप्यूटर का एक ही एम होता है कि कस्टमर को अपनी तरफ खींचें। तो वो लेके अगर कोई आ जाता है ना आपसे बेहतर वहां पे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। एक चीज है जिसको ब्रांड रिकग्निशन कहते हैं। ब्रांड रिकग्निशन क्या है कि एक ब्रांड है, उस ब्रांड की एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल कोक है, कोका कोला। अगर आज मैं जाऊं और कहूं कि जी मुझे कोका कोला का ब्रांड नेम खरीदना है, तो उसकी जो वैल्यू असेस की गई है वो इन एक्सेस ऑफ $100 बिलियन है कोक के नाम की। अगर कोई भी आदमी सिर्फ कोक का नाम खरीदना है, इसी तरीके से आप एप्पल के ऊपर चले जाएं, पेप्सी के ऊपर चले जाएं, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर चले जाएं, ये कंपनियां जो है इनके एक ब्रांड एक एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो जिन कंपनियों का ब्रांड एस्टेब्लिश होता है ना, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, चाहे हमारी खरीदने की हैसियत हो या ना हो, लेकिन मैंने और आपने सबने गुची का नाम सुना हुआ है, जूतों के अंदर, चश्मों के अंदर सुना हुआ है ना हमने। अगर मैं पाकिस्तान की मार्केट की बात करूं, पाकिस्तान में जाफर जी इज ए नोन ब्रांड ना। हमें उसकी अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है कि हमें जो चीजें मिल रही हैं। अगर आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका जाके देखें कि जो चमड़े का बैग आप जाफर जी से कोई खातून जाके 9-10 हज़ार रुपये में खरीद लेती है ना, वो अमेरिका में कम से कम उसकी स्टार्टिंग प्राइस $200, $300, $400 होती है, उसी क्वालिटी के, सेम क्वालिटी का। तो अब ये जो है ना, जब अगर आपने कोई आप जरा से भी अगर वेल ऑफ है ना, तो अगर आप कोई चमड़े की चीज आपको खरीदनी हो, किसी को गिफ्ट करना हो, तो पहला जो ज़हन में आपके आता है जाफर जीज़ का नाम आता है, या उसके बाद हफ़ का नाम आता है। ये 2 ही ब्रांड इसके अंदर आपको एस्टेब्लिश नज़र आते हैं। इस तरह खाने के अंदर अगर आप जाएँ ना, आज से 10 साल पहले आप चले जाइए, 10 साल पहले आप चले जाइए तो पिज़्ज़ा हट एक नाम था कि लोग दोस्तों को पैसे जमा करके या शेयरिंग करके, या किसी के अगर किसी की तरक्की हुई, कुछ हुआ कि भाई चलो पिज़्ज़ा हट चलते हैं, वहाँ खाना खाते हैं। लेकिन आज वो चीज़ खत्म हो चुकी है। आज अगर आप बात करेंगे ना कि जी चलो शाहीन शिनवारी पे चलते हैं, या कुलाची जाके बैठते हैं। पाकिस्तान। ये वो चीज़ें चेंज हो गई हैं वक़्त के साथ। तो अगर आपका ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं है, यू आर इन ट्रबल। अगर आप उस रोड पे जाएँ ना, जो सीएसडी वाली रोड है, शराफा से जब टर्न करते हैं मिलेनियम मॉल जाने के लिए, उल्टे हाथ पे चले जाएँ, वहाँ से उल्टे हाथ पे टुवर्ड्स जाएँ बहरिया यूनिवर्सिटी। मैंने खुद गिना है, मुझे कोई 32 रेस्टोरेंट नज़र आए, और सबका एक ही काम है। नाम अलग-अलग है उनके, लेकिन काम एक ही है कि आपको कढ़ाई खिला रहे हैं, टिक्के खिला रहे हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिश हुआ है ब्रांड वहाँ पे, वो शाहीन शिनवारी के नाम से हुआ है। उसने जो रिकॉग्निशन अपनी ले ली है, तो उसका जो कॉम्पिटिशन जो है, उससे आपको कम्पीट करना। फ़र्क क्या है? आप कहेंगे ये डॉक्टर साहब कहाँ से मिसालें निकाल के लाते हैं। उसकी प्रोडक्ट फीचर क्या है? उसकी जो कढ़ाई है, उसका जो ज़ायक़ा है, वो दूसरी जगह उतने पैसे देके उस पैसे में आपको वो ज़ायक़ा नहीं मिलता, तो आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे एक रश होता है। ठीक है? अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो है जी, कंपटीशन क्या करती है कि एक किसी प्रोडक्ट को आपके उन्होंने टारगेट कर लिया, उसकी उन्होंने प्राइसेस डाउन कर दी अपने ब्रांड को ऊपर लाने के लिए। आपकी वो प्रोडक्ट तो गई, बाकी सारी प्रोडक्ट की सेल भी मुतासिर होती है। तो ये जो कंपटीशन, प्राइस का प्रेशर, प्राइस पे आपको प्रेशर आता है। प्राइस पे प्रेशर आने का मतलब ये है, अगर आप उसके कंपटीशन को जैसे 60% की मैंने बात की कि उसने टर्किश कंपनी ने किया जॉनसन जॉनसन के साथ, उससे क्या होता है कि फिर लोग जो है ना, लोगों की बाइंग हैबिट ऐसी अजीब होती है कि अगर आप एक प्रोडक्ट में स्विच करते हैं ना, जो आप ले रहे हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, तो उस कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट को भी आप लेना छोड़ देते हैं। तो ये ओवरऑल फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है। अब फिर क्या होता है कि सप्लाई चेन वाले पे सारा प्रेशर घूम फिर के आ जाता है, भैया अपना रूट को रिडिज़ाइन करो, कोई ट्रांसपोर्टेशन में सेविंग करो, कहीं और से कुछ करो, तो लेके आते हैं आप। चीज़ें लेके आते हैं। और फिर जो है कॉस्ट के साथ-साथ आप वैल्यू एडिशन करते हैं, वैल्यू चेन करते हैं।
वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जो अच्छे कस्टमर आपके होते हैं ना, उनको आप वैल्यू एडेड सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लेना कि जितने भी बड़े-बड़े पाकिस्तान के अंदर ब्रांड्स हैं, सबने अपने कार्ड डिस्काउंट कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, चाहे वो जुनैद जमशेद हो, खादी वाला और भी जितने भी आप नाम ले लें। इवन सुपर स्टोर आगा ने तो नहीं किया है, लेकिन और दूसरे जो हैं सुपर स्टोर नाहिद वगैरह, इनके जो हैं ये कैरिफोर जो है डॉल्मेन मॉल के अंदर जो है, क्या कहलाता है वो उसको? कैरिफोर की जो शॉप है ना, नाम नहीं आ रहा ज़हन में। उन्होंने अपने कार्ड शुरू कर दिए हैं, आपको प्रमोशनल स्कीम्स आती हैं, घर पे मैसेज आते हैं। ये अपनी प्रमोशन करने के लिए वैल्यू एडिशन का आप कस्टमर को उन्होंने देख लिया कि आपने अगर एक वक़्त में ₹5000 से ज़्यादा की चीज़ खरीदी ना, तो आपको एक फॉर्म देंगे, भर दीजिए, आपके घर पे कार्ड आ जाएगा। एवरी टाइम यू बाय समथिंग ये आपको रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है, वो रिवार्ड पॉइंट आपके जमा होते चले जाते हैं, आप उसको बाद में रिडीम करा लें, जो कुछ भी आपने करना है, कर लें। ठीक है? अब आप अगर कॉम्पिटिशन आपके ऊपर आ गया है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं, अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेहतर करते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में बाद लोग तो ये भी चले गए हैं कि अपने पास इन्वेंटरी की कॉस्ट सारी सप्लायर पे शिफ्ट कर दो। हालाँकि वो ये नहीं समझते कि इन्वेंटरी कॉस्ट जब आप सप्लायर पे शिफ्ट करते हो ना, सप्लायर भी कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको जो बिड करता है, जो पैसे बताता है ना, उसमें इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट के पैसे भी वो लगा लेता है। तो ये बहरहाल ये एक सोच है कि अपने पास जो है जैसे हमने पहले बात की थी जेआईटी की जस्ट इन टाइम वाली थ्योरी की बात की थी, कि एक ज़माने में जब वो आई थी तो उसने तहलका मचा दी था पूरी दुनिया के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हुआ और उसका फिर काउंटर भी निकल आया और आप मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। हर तरीके से आप कॉस्ट बचाने की कोशिश करते हैं जब कॉम्पिटिशन आप पे अटैक करता है, क्योंकि आप लॉस में कोई चीज़ नहीं बेच सकते। किसी भी कंपनी का एक उसूल होता है। कोई भी कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज़ है ना, किसी भी चीज़ की, आप उससे कम पे नहीं बेच सकते। मिसाल के तौर पे, आपने एक शर्ट बनाई है, ठीक है ना? आप एक शर्ट को मार्केट कर रहे हैं। उसका रॉ मटेरियल लेना, फैक्ट्री के अंदर भेजना, सिलवाना, बटन, पैकिंग सब कुछ करके, आपको फ़र्ज़ करें वो ₹500 की पड़ी। अब अगर आपने उसकी प्राइस रखी है फ़र्ज़ 1500 ₹2000 आप बेच रहे हैं। लेकिन कभी भी आपको अगर 500 से कम पे अगर बेचना होगी ना उसको, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दुकान तक पहुँचाने की, वो आप कभी भी नहीं बेच सकते जब तक कि मैनेजमेंट अप्रूवल आपके पास ना हो। हाँ, कॉस्ट टू कॉस्ट बेचने के लिए हर इदारा जो है डाउन द लाइन अथॉरिटी दे देता है कि आप आपके पास 20% डिस्काउंट का इख्तियार है, आपके पास 30% का है, आपके पास 50% का है। लेकिन लो कॉस्ट बेचने का इख्तियार जो होता है ना, वो फिर इदारे के बोर्ड के पास या एमडी के पास होता है। इसमें इंक्रीज़ कॉम्पिटिशन को कम्पीट करने के लिए आप अपनी ऑपरेशन प्लानिंग बेहतर करते हैं, सेल्स की प्लानिंग बेहतर करते हैं। अगेन घूम के हम पहले पॉइंट पे चले जाएँगे। पहला हमारा पॉइंट था ना कि प्लानिंग, 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 ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन की मैनेजमेंट करते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ख़ास तौर पे उन कंपनीज़ के लिए कि जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की बात की थी कि मोबाइल फ़ोन है ना, उसमें नए-नए मॉडल आते चले जाते हैं। लेकिन कंपनी की कभी ये ख़्वाहिश नहीं होती कि पिछला मॉडल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ऐसा होता नहीं है। नोकिया के सूरत में तो ये हुआ कंपनी चली गई, कंपनी बिक गई, वो सारा बंद हो गया। लेकिन आप देख लें कि एप्पल लॉन्च हुई थी आज से कोई मेरे ख़्याल है 2007 या 8 के अंदर इसका आया था पहला फ़ोन। मुझे याद है कि मैंने जो एप्पल का 4 का देखा था, 4S जो उसका आया था मॉडल वो अराउंड 2009-10 में देखा था मैंने। अब आप उसका 12 एस प्रो आ गया उसका। तो अब क्या मतलब है कि एप्पल की मेरे पास अगर एप्पल का 9 या 10 या 8 है, तो क्या एप्पल क्या चाहेगा कि मैं उसको उठा के फेंक दूँ, बंद कर दूँ? नहीं, एप्पल कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट जो है सस्ती बिक जाए या उसका कुछ हो जाए। तो वो अब वो नई-नई स्कीमें लेके आते हैं। प्लानिंग के अंदर इस तरीके से ज जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला होता है ना, उसको ये कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट ऐसे डेवलप करें कि जिसके अंदर पुराने मॉडल्स के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकें। इस वक़्त मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता लेकिन अमेरिका में ये बड़ी कॉमन बात है कि एप्पल के स्टोर्स या एप्पल का जिनके साथ मुआहदा है, उनके स्टोर्स आपको जो मोबाइल बेचते हैं तो आपसे बाई बैक ऑप्शन लिखवा लेते हैं कि आप जब भी बेचना होगा ना, तो अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन जैसे मैं हूँ, मेरे पास 9 या 10 का है, 12 आ गया है। तो मैं लेके जाऊँगा ना, वो कहेंगे जी 12 जो है 12S प्रो जो है वो $1200 का है। ये जो आप लेके आए हैं आईफ़ोन 10 इसके मैं आपको $200 दे रहा हूँ। तो आपको $1000 में वो पड़ जाएगा। अब ये उसने आपसे ले लिया है, ठीक है ना?
अब उसने ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि जब 12 प्रो को डेवलप कर रहे थे ना, तो वो ज़हन में रखते हैं कि हमारे मार्केट में अभी कितने 10 के मॉडल पड़े हुए हैं, कितने 11 के पड़े हुए हैं, कितने 9 के, 8 के। अब आप देखें, अगर आपने एप्पल की प्रोडक्ट अगर यूज़ की हो, एप्पल के चार्जर का साइज़ जो होता है ना, एक ही होता है। चाहे वो आईपैड हो, आईफ़ोन हो या आईपॉड हो, तकरीबन चार्जर का साइज़ एक होता है। वही चीज़ जिसका चार्जर मुख्तलिफ है, वो उनकी आई वॉच है। क्योंकि वॉच को चार्ज करने के लिए अ, अलग से एक वो चीज़ की जाती है, ठीक है? तो ये प्रोडक्ट साइकिल इम्प्रूवमेंट में क्या होता है कि वो अपने जो पुराने फ़ोन होते हैं या पुरानी जो प्रोडक्ट होती है, उसके पार्ट्स को यूज़ करते हैं नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में। तो उससे उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, जब बायबैक ऑप्शन पे वो खरीदते हैं, तो वो सारे पार्ट्स उनके रीयूज़ हो जाते हैं और उनकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वो कम हो जाती है। अब बाकी ये तो सर ऐसे भर्ती के अल्फाज होते हैं कि इम्प्रूव्ड स्ट्रे जब जब कभी भी ज़िंदगी में याद रखना, अगर तुम्हें कहीं स्ट्रैटेजी का लफ्ज़ नज़र आए ना, कहीं तुम ऑफ़िस में बैठे हो, कुछ कोई कहे जी इस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं। इसका मतलब है वो आदमी बकवास कर रहा है। मतलब जब कोई बात नहीं करने की होती है ना, प्रैक्टिकली बात खत्म हो जाती है ना, वो कहते हैं कोई स्ट्रैटेजी चेंज करके देखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग और ये जो लफ्ज़ होते हैं ना, इनके ऊपर मत जाया करो, ये किताबों के लिए हद तक तो बहुत अच्छे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर ना, इनकी इम्प्लीकेशन, इनका इम्प्लीमेंट इन पे बहुत कम होता है। ठीक है? अच्छा, चौथा पॉइंट जो आजकल दुनिया में ट्रेंड चल रहा है, वो है आउटसोर्सिंग का। कि कंपनियों ने ये देखा है कि आपने जो हमने पहले बात की थी वर्टिकल इंटीग्रेशन में और हॉरिज़ॉन्टल या लैटरल इंटीग्रेशन के अंदर, कि आउटसोर्सिंग बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी एचआर की कॉस्ट कम हो जाती है। एचआर की कॉस्ट क्यों कम हो जाती है? मैंने पहले भी आपसे शेयर की थी, ये बात आज दोबारा शेयर कर रहा हूँ कि किसी को जब आप तनख्वाह देते हैं ना, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो आपने उसको फिक्स सैलरी दे दी। एक होता है जो आपका परमानेंट एम्प्लॉयी होता है, उसकी कहलाती है टर्मिनल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी आप उसको नाम दे लें। टर्मिनल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे गवर्नमेंट के अंदर होता है कि आपकी तनख्वाह का कुछ हिस्सा 5% 7% गवर्नमेंट काट लेती है और इतने पैसे वो डालती है, उसको एक फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वो जब आप रिटायर होते हैं तो आपको बल्क अमाउंट आपको 25-30 साल की नौकरी के बाद आपको मिल जाता है। फिर बात जगह पेंशन होती है, गवर्नमेंट में जैसे पेंशन होती है, गवर्नमेंट उसके लिए देती है। अपने पैसे अलग रखती है। अब इस वक़्त आपका जो मसला पड़ा हुआ है बजट में, इतनी तनख्वाहें नहीं जितनी की पेंशन है। रिटायर्ड लोगों की जो पेंशन है, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि 500 बिलियन से भी ऊपर जा चुकी है। तीसरा क्या होता है कि एक ईओबीआई जैसे हमारे यहाँ है ना, एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट, उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपने एम्प्लॉयी से भी पैसे लिए, एम्प्लॉयी का एक कार्ड बनवाया, कंपनी भी पैसे देती है। वो जब तक वो एम्प्लॉयी वहाँ काम करता है, अगर वो छोड़ के भी चला जाता है, वो कार्ड का नंबर उसके वैलिड होता है, दूसरी जगह जाता है वहाँ पे, और जब वो 60 साल को पहुँचता है, अगर उसकी 20 साल से ऊपर नौकरी होती है, तो उसको 8-9 हज़ार रुपए महीने के, ये जो सोशल सिक्योरिटी ये कह लें कि इदारा है हमारा ईओबीआई, वो देता है पैसे। तो ये सब भी कंपनी को प्रोविज़न करनी पड़ती है। फिर अगर कोई कंपनी मेडिकल दे रही है, उसकी प्रोविज़न करनी पड़ती है। जैसे बाज़ कंपनियाँ क्या करती हैं कि उन्होंने एक सी मेड इंश्योरेंस कंपनी से मुआहदा कर लिया और कहा कि ये मेरे एम्प्लॉयी हैं, ये इसकी बीवी है, ये इसके बच्चे हैं और मैं इनकी 5 लाख की इंश्योरेंस ले रहा हूँ। साल भर में अगर 5 लाख रुपए तक का कोई भी खर्चा होगा, तो मेडिकल वाले उसको इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। ये सारे कहलाते हैं टर्मिनल बेनिफिट। आपकी तनख्वाह और टर्मिनल में बेनिफिट मिलके बनते हैं, इसको कहते हैं टोटल रेम्यूनरेशन, यानी टीआर कहलाता है ये एचआर की इस्तिलाह में, कि तनख्वाह मिली आपको 20,000, बेनिफिट्स जो आपको मिले वो 10,000 के मिले। तो आप जो कंपनी को पढ़ रहे हैं 30,000 के पढ़ रहे हैं। तो कंपनी इस तरह देखती है कि अगर मैं एक्स वाई ज़ेड को अगर मैं फ़ारिग कर दूँ, उसकी जगह बंदा लूँ थर्ड पार्टी पे हो, तो वो बंदा मुझे मिलेगा 20,000 का, इतने पैसे दूँगा जितने मैं इसको दे रहा हूँ। वो बंदा जो होगा 3%, 5%, 7% मुझसे प्रॉफ़िट लेगा। तो मेरे जो है एट द एंड ऑफ द डे मुझे 8,000 9,000 रुपए बच रहे हैं। तो आपकी जो एचआर कॉस्ट है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? दूसरी सर बात मैं क्या आ है? गया। मैं सॉरी? सर मैं आ गया। मैं मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था ना, मैं आपको कॉल भी कर रहा था। ठीक है, फिर मैंने आपको अच्छा, मैसेज भी मैंने डाल नंबर दिया था। काट दिया था क्यों मैं इसमें कौन जी बिलाल जी साहब हैं? जी 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 जी। आ अच्छा, गया। चलें। वेरी गुड, वेरी गुड बिलाल साहब। ठीक है? हेलो? जी जी सर। हाँ, जी ठीक जी है। सर ठीक है। अच्छा, तो ये दूसरी आउटसोर्सिंग की चीज जो बड़ी वजह है ना कि ये
आपको कंपटीशन पे एज देता है। अगर आपका कंपटीटर जो है उसकी परमानेंट वर्कफोर्स है और आपकी अगर आउटसोर्स है तो ये आपको एक एज दे देगा। फिर बजाय इसके कि आप पूरा एक डिपार्टमेंट रखें, ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ करें, अपना एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर हो, गाड़ियां अपने पास लिस्ट करें, उनके अजाब, अपनी गाड़ियां खरीदें, कैपिटल इन्वॉल्व करें, आप पूरा का पूरा फंक्शन ट्रांसपोर्ट का आउटसोर्स कर देते। एक दो बंदे आपने रखे लिएजॉन के लिए, जो आपका ट्रांसपोर्टर्स हैं, आपके एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट कंपनी आपने दो यूज कर रहे हैं, उनके साथ लिएजॉन करने के लिए आपने पूरा वो फंक्शन आउटसोर्स। पास कंपनियां तो अब इस पे भी आ गई हैं कि एचआर का फंक्शन आउटसोर्स कर रही हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शेल की मिसाल दी थी कि शेल का ऑर्डरिंग सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से फिलीपीन से चल रहा है। ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है मीडियम सिस्टम, ये सारा का सारा आप जितना आईटी का फंक्शन है वो पूरा का पूरा आप आउटसोर्स कर देते हैं। आप बास कंपनियों का जैसे जो सेल्स में इन्वॉल्व हैं, उनके इतना ज्यादा डाटा होता है कि उसको स्टोर करने के लिए उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़े बड़े सिस्टम देने पड़ते हैं। तो अब ऐसी कंपनियां बन गई हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी आ गई हैं ऐसी कंपनियां कि जिनके पास अपने बड़े बड़े सर्वर हैं और वो आपसे आपका डाटा लेके एक खाने में, जैसे पहले कैबिनेट्स में हम स्टोर नहीं करते थे अपनी फाइलें वगैरह, किताबें रखते थे, वो आप सर्वर के ऊपर वो आपको डाल देते हैं। अच्छी कंपनियां ये करती हैं कि अगर उनके पास अपना डाटा भी है तो उसका बैकअप कहीं ना कहीं वो जरूर रखती हैं, और वो चल रहा होता है। टाइम लैग जो होता है 24 घंटे के अंदर अंदर सारा डाटा जितना भी उनका सेल्स का होता है या फाइनेंशियल जो भी डाटा होता है वो ट्रांसफर होता रहता है। तो वो ऑफ लोकेशन रखते हैं कि खुदा ना खास्ता जिस जगह पे वो सारा डाटा, अगर वहाँ कोई हादसा हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, आग लग जाए, तो आपका डाटा 24 घंटे ज्यादा का जाया ना, आप उसको कंपनसेट कर सकें। ये सारी चीजें अब आउटसोर्स होनी शुरू हो गई कि अपने पास कोई नहीं रखता कि उसको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और आपके पास टेक्नोलॉजी होती भी नहीं है। लोग उस लेवल के आपको नहीं मिलते कि जो इस सारे सिस्टम को मैनेज कर सकें, तो आप इस सारे सिस्टम को आउटसोर्स करने पे चले गए। मैंने भी आपको बताया था कि बास कंपनियों ने अमेरिका में दूसरी जगह पे एचआर आउटसोर्स कर दिया। अब आजकल पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड आ गया है कि आपने एक पोजीशन के लिए हायरिंग करनी है, तो अगर आप खुद करेंगे, मैंने अभी मिसाल आपको दी थी या किसी और को मैं बता रहा था कि मैं जहाँ पहले काम करता था उसको आईटी के कुछ बंदे चाहिए थे 9। उन्होंने अखबार में इश्तेहार नहीं दिया, अपने पेज के ऊपर लिंक्डइन में इश्तेहार दिया, तो 12,000 एप्लीकेशन आ गई हैं। अब आप मुझे बताइए, 9 पोजीशन है, 12,000 एप्लीकेशन, तो कंपनी के लिए तो प्रोसेस करना नामुमकिन है ना। कितनी वर्क फोर्स इन्वॉल्व होगी और ये बददियानती होगी अगर आप उसमें से उठा के फेंक दें। तो फिर ये होता है कि आप बाहर से लड़के हायर करते हैं किसी भी कंपनी के, जो पूरा डाटा एक एक्सेल शीट में पंच कर देते हैं। उसके बाद कंपनी बैठ के क्राइटेरिया बनाती है कि जी मुझे वो सारे बंदे अलग कर दो जिनका के जीपीए 3.5 से ऊपर है। तो वो शॉर्ट लिस्ट हो गया, आपकी पहली लिस्ट आ गई। दूसरे फिर आप कहते हैं इस शॉर्ट लिस्ट में से मुझे जेंडर बैलेंस करना है, यानी मुझे 3 लड़कियां चाहिए। तो मुझे जितनी लड़कियां इसमें 3.5 से ऊपर है उनकी लिस्ट एक अलग कर दो। उधर आप करते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि जी इसके देखो कि एफएससी के अंदर किसके मार्क, ये 3.5 से जो ऊपर है, अब मैं उनकी बता रहा हूँ कि कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं। वो आपने करवा लिया, तो वो एक्सेल में कमांड देते चले जाते हैं, आपके पास 100 सवा 100 लोग बचते हैं। देन यू कॉल इंटरव्यू। कुछ कंपनियां इंटरव्यू भी कंसल्टेंट से करवाती हैं। यानी बल्क इंटरव्यू उसने कर दिया, उसके हिसाब से जो होते हैं ना 5 6 7 उसने आपको रिकमेंड कर दिए। आपकी मैनेजमेंट ने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद किसी एक को उन्होंने 1 या 2 रखते हैं कि अगर पहले वाले ने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया तो ये करते हैं। ये सारे फंक्शन भी अब आउटसोर्स होंगे। अच्छा, अब ये आउटसोर्स के सप्लाई चेन के हम सारे पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। कितने कंपोनेंट हैं? बिलाल बताओ सप्लाई चेन के, कहाँ से शुरू होती है सप्लाई चेन? बिलाल, हेलो। जी जी सर, 6 कंपोनेंट्स है ना, 6 6। कौन-कौन से? बताता हूँ सर। सप्लाई चेन के पूछ रहा हूँ मैं, आज की प्रेजेंटेशन के नहीं भाई। सप्लाई चेन के कौन से कंपोनेंट हैं? सप्लाई चेन के कंपोनेंट्स। जी। भाई आपकी इन्वेंट्री आपके पास होती है नहीं जी होती? जी, हैं? होती है सर, वेयरहाउस होती है। होते हैं नहीं होते? ट्रांसपोर्ट होते हैं, होती है नहीं होते हैं, होती होते है? हैं। ये सारा सप्लाई होते हैं चेन सर। में आता है ना। प्रोडक्शन आपके पास नहीं जी होती जी। है, प्रोडक्शन से चीजें होके आती हैं आपके पास, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन को आप जी जी। मैनेज करते हैं, सप्लाई चेन वाला मैनेज करता है ट्रांसपोर्ट को, करता है नहीं करता? जी जी। जी कस्टमर जी, से इंटरेक्शन होता ट्रांसपोर्टेशन उसका। है, हाँ। जी जी। ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गई, ये है ना सप्लाई चेन के सारे ट्रांस फंक्शन है ना।
जी जी अभी हमने 3 की बात की है कि इन्वेंट्री आपने सप्लायर पे ट्रांसफर कर दी, ट्रांसपोर्ट आपने आउटसोर्स कर दी, ठीक है, वेयर हाउस भी आपने आउटसोर्स कर दिया अपना खर्चा बचाने के लिए, जी सब कुछ आपने कर दिया, लेकिन उसमें उसके बाद क्या होगा? जब आपने सब चीजें दूसरों के हाथ में दे दी, पहली बात आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी मुतासिर होती है। जी जी आपकी और कोई वो भी चीज आपकी होगा। शेयर किसी और के साथ, जो देखे ना, जैसे मैंने बात की ना कि आपका जितना भी आईटी का डाटा होता है, बड़े सर्वर किसी दूसरी कंपनी के पास उसको रेप्लिकेट करवा देते हैं, वहां पे वो महफूज रहता है, लेकिन इसमें एक रिस्क है ना कि आपका डाटा लीक भी हो सकता है। जो कंपनी आपने ट्रांसपोर्ट के लिए जी अगर जी आपने एक ही हायर की है, और जो है क्वालिटी। क्वालिटी खराब हो सकती है, ये सारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी खराब हो जी सकती सर है। कंट्रोल्स भी वीक हो जाते हैं ना, आपके वीक है। कंट्रोल्स वीक हो जाते हैं बेसिकली। देखिए, हमने पहले ही जो बात की थी कि वर्टिकल इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर काम का कंट्रोल आपके पास है या आपकी सब्सिडरी के पास है, तो आपके लिए बड़ा मजबूत होते हैं, आप अपने कदमों पे खड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी कॉस्ट है, तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है। ना आप 100% आउटसोर्स पे जाते हैं, ना आप 100% अपने पास रखते हैं। एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है कि आपका कंट्रोल किसी हद तक आपके पास हो, 100% तो हो नहीं सकता, और इसको फिर आप आगे लेके चलें। तो इसमें ये आउटसोर्सिंग के बहरहाल एक रिस्क है। अच्छा, फिर आउटसोर्स एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उनकी कोई लॉयल्टी कंपनी के साथ नहीं होती है। वो कंपनी के साथ एक जो लॉयल्टी होती है ना, कि जी मैं यहाँ पे मेरे रिटर्नल बेनिफिट्स हैं, कल को मैंने यहाँ से रिटायर होना है। बाज़ कंपनियां एम्प्लॉइज के बच्चों को प्रेफर करती हैं, वो सारी चीजें उसको लॉयल रखती हैं, वो फिर लॉयल्टी कोई नहीं होती है, ठीक है। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि आपके जितने सप्लाई चेन के नेटवर्क डिजाइन है, ये सब इनका जो है आपको कुछ पता नहीं होता। आउटसोर्स के अंदर से एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो पार्टनर है जिसको सर आपने एक किया है, चीज बोलनी सर। जी बताइए, बोले, मैं सुन सर रहा हूँ। आउटसोर्स मतलब 100 आउटसोर्स नहीं हो सकता सर। अकबर साहब, मुझे आवाज नहीं है, आउट आपकी आवाज कट गई है। अकबर साहब, मुझे आवाज नहीं आई है आपकी। भाई, कोई और अगर सर इनकी अभी आ रही आवाज है? सुन रहा है तो मुझे सवाल बता दे इनका। अब बोले अब आ रही है। अकबर साहब बोलिए। अकबर साहब, सर इनकी थोड़ी सी जो बात मैं समझाऊं, ये कह रहे हैं कि 100% आउटसोर्सिंग पॉसिबल नहीं है किसी चीज की। देखिए, मैंने कहा ना कि होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप कर दे, फिर आप कंपनी क्या कर रही है? कंपनी के 4 आदमियों के ऊपर एक एमडी और 3 डायरेक्टर बैठ के कंपनी चला लेंगे क्या? नहीं। आप 100% आउटसोर्स नहीं कर सकते। आप डिसाइड करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है मेरे इसमें, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना, कि अगर मैं अपनी गाड़ियां लूंगा, अपनी गाड़ियां, मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, उनकी मेंटेनेंस प्रॉब्लम, टायर का मसला, बंदे रखना, ये जो मसाइल होते हैं ना, आप ऐसी चीजों को आउटसोर्स करते हैं कि जिसको आप सर्विसेज मार्केट में 100-200 सप्लायर हो तो आपको लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप 100% आउटसोर्स पे चले जाएंगे, फिर कंपनी बैठ जाएगी। ये कभी भी एडवाइस नहीं सर किया जाता कि लेकिन आउटसोर्सिंग में भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है ना। जी, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला फैक्टर ठीक है, आपने कहा कॉस्टिंग का है जी, लो कॉस्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद क्रिटिकलिटी और फंक्शन, उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें भी फोकस में रखी जाती है ना। मीटिंग 10 मिनट में खत्म होने वाली है, मुझे ब्रेक करके फिर दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, नहीं देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी तो बहरहाल वो एक एग्रीमेंट साइन करता है, लेकिन एक रिस्क बहरहाल रहता है। ये कह देना कि ये रिस्क नहीं होता, नहीं, ये मैं नहीं समझता कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी 100% सिक्योर रहती है आउटसोर्स करने में। देखिए, छोटी सी बात है ना कि मैंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी हायर की है। अब वो ये इंफॉर्मेशन कि जी मैं कितनी प्रोडक्ट कहाँ शिप कर रहा हूँ, किस शहर में शिफ्ट कर रहा हूँ, ये एक तरीके से पब्लिक इंफॉर्मेशन हो जाती है। आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर जो डब्बों में क्या है वो शायद आप प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन आपकी प्रोडक्ट मूवमेंट का जो शक्ल है वो आपके कंपटीटर को फौरन पता चल जाएगी। आप इसको छुपा मतलब नहीं सकते। सर मैं थोड़ी सी इसमें एग्जांपल दूं, जैसे हमारी कंपनी है ना एटलस होंडा, जी, अब उन्होंने भी बहुत बहुत सारी चीजें आउटसोर्स की।
लेकिन वो चीजें की जो अब जनरल हो गई। अब अगर आज से 20 साल पहले एक चीज कॉन्फिडेंशियल थी और वो टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आज वो शायद इतनी लीस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है, तो वो हो गई। इसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी होंडा मोटर जापान अलाउ नहीं करता लोकलाइजेशन के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। अभी भी वो एचएम की जो अंडर सुपरविजन कंपनी है, वो वहीं से चीजें आ रही हैं। तो ये इसलिए मैं कह रहा था कि ऑल्दो के लोकली उनको पता है कि कॉस्ट बचेगी तो सेविंग तो दोनों तरफ जाएगी ना, शेयर होल्डर तो हैं। उसके बावजूद भी वो क्रिटिकलिटी को देखते हुए जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें हैं वो लोकलाइजेशन के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। वो कहते हैं ये फैसिलिटी आपके पाकिस्तान में है ही नहीं। नहीं, वो इसलिए बिल्कुल सही कहते हैं, वो उनकी वजह ये होती है कि उन्होंने उसके ऊपर R&D पे बड़ा खर्च किया होता है। अगर वो लोकल कर देंगे ना तो वो चीज कंप्यूटर के पास चली जाएगी। एग्जैक्टली वो क्योंकि जब तक वो अपनी R&D कॉस्ट रिकवर नहीं कर लेंगे ना, उस वक्त तक उस चीज को वो नहीं करते। आप छोड़ देना, आपने ऐसा मौजूद छेड़ दिया है, मुझे बहुत तकलीफदेह है मेरे लिए ये बात। देखें, बात ये है कि जितने पैसे हमसे ले रहे हैं ना, और उसमें जो प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं ना पाकिस्तान में, आप दुबई चली जाइए, उतने पैसों में उससे बेहतर सुपीरियर प्रोडक्ट आपको मिल रही है। पाकिस्तान को जिन लोगों ने बेवकूफ समझा हुआ है ना, ये एयरबैग जो है, इन्होंने अगर कमरुज़्ज़मा कायरा का बेटा ना मरता ना टोयोटा के अंदर, एयरबैग ना आते गाड़ियों के अंदर। पाकिस्तान में किया ही उन्होंने एयरबैग। पूरी दुनिया में आज से 10 साल पहले हो चुके हैं एयरबैग इंट्रोड्यूस, पाकिस्तान में नहीं किए। पैसे बढ़ाए चले जा रहे हैं। आप यही गाड़ी जो आप सिविक की मिसाल ले लें, होंडा सिविक है या टोयोटा की कोई भी ले लें, ग्रैंडी ले लें, कोई भी ले लें, जो पाकिस्तान आ रही होती है, अगर बाहर से आ रही तो उसमें वो फीचर्स होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान में जो गाड़ी बन रही है उसमें वो फीचर नहीं होते जो लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है। वो आप दुबई में जाके देखें, उनके पास वो सारी चीजें, लेटेस्ट फीचर्स उनको दिए जाते हैं, आपको नहीं दिए जाते। ये हमारे लोगों की भी ज्यादती है, हमारे जो डिसीजन मेकर है उनकी भी ज्यादती है कि जो परमिट देते हैं इनको मोनोपोली भी दी हुई है और साथ साथ ऐसी चीजों को भी इनको अलाउ किया हुआ है जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास 5-6 मिनट है, ताकि मैं ये खत्म कर लूं। 2 पॉइंट अभी और भी हैं जो अगली हमने कवर करने रिमेनिंग टाइम के अंदर। तो आपको सप्लाई चेन वाले को फिर जब आप आउटसोर्स करते हैं ना, आपकी मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका आईटी डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आपके लोग जो ट्रेंड होने चाहिए, ताकि वो सप्लायर जितने भी आपके हैं उनको मॉनिटर कर सकें, उनके सप्लायर के सप्लायर को मॉनिटर कर सकें, जो हमने कहा था कि ये ट्रेंड चल रहा है। तो ये चीजें हैं जी। अच्छा, 2 पॉइंट हमारे रह गए। मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं रोक के इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ, दोबारा लॉग इन करता हूँ, ताकि 2 पॉइंट जो है वो उस वीडियो में आ जाए। ठीक है, हेलो, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ और अभी 2 मिनट बाद मैं आपको दोबारा करता हूँ मीटिंग को। राइट, ऑलराइट, थैंक यू।